गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, लेज़र। ये हमारे अकाउंट्स की सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आगे जाकर हम जब भी टैली वेली का कोई जो कोर्स करते हैं उसमें भी हमको लेज़र से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। और पूरा अकाउंट जो होता है 11 से लेकर जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक पूरा अकाउंट्स एक प्रकार का लेज़र ही होता है। लेज़र अकाउंट ही हमें हर जगह बनाना होते हैं। तो अब लेज़र क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। लेज़र का मीनिंग जो होता है वो खाता बही किसी व्यवसाय की मुख्य या प्रधान पुस्तक होती है। इसमें समस्त खाते अलग अलग रखे जाते हैं और प्रत्येक बनाए गए खातों के दो पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। प्रत्येक खाते में उसके संबंधित समस्त व्यवहारों का लेखा किया जाता है। खाता बही को प्रपंजी भी कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या संपत्ति, आय या व्यय से संबंधित लेन देनों का अलग अलग लेखा जिस पुस्तक में किया जाता है उसे खाता बही कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो खाता बही मतलब एक प्रकार से एक ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर हम कोई चीज़ क्या करते हैं, अलग अलग उसको रखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, एक फलों की टोकरी है आपके पास। फलों की टोकरी के अंतर्गत ढेर सारे फल रखे हैं, अलग अलग प्रकार के फल रखे हैं, ठीक है। अब उसमें से अगर हमें कोई बोले कि एक केला, एक अनार और एक सेब फल निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरी टोकरी को खगोलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के जो है फल रखे। या हो सकता है कि आपके अनार और आपके जो सेब फल है वो सबसे नीचे की तरफ है, तो हमें सारा का सारा फल क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसे हम कहते हैं, फलों की टोकरी जो हो गई वो हो गई हमारी जर्नल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है कि जर्नल में अलग अलग सभी प्रकार की एंट्रियाँ जो है वो एक साथ कर दी गई थी। अब उस जर्नल में से पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का लेखा करने के लिए हमें सारी पूरी जर्नल को चेक करना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से फलों की टोकरी है, उसमें हमको एक फल, दो फल निकालना है, लेकिन हमको पूरी टोकरी खाली करनी पड़ गई। तो अब लेज़र में क्या होता है कि हम वहाँ पर अलग अलग खाते बना लेंगे। जैसे कि अब हम या तो ये कर सकते हैं, जैसे मान लो फलों की टोकरी में आम का टुकड़ा अलग रख दिया, केले का अलग रख दिया, सेमफल का अलग रख दिया, तो ये सब हम अलग अलग कर देंगे। तो वहाँ पर हम बड़ी आसानी से ही एक फल को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से लेज़र होता है कि यहाँ पर भी क्या होता है कि जो हमारे जर्नल में सारे अकाउंट्स जो बने हुए हैं एक साथ, उन्हें हम अलग अलग करके एक साथ उसका टोटल, उसका बैलेंस हम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज़ मान लो कि कोई मिस्टर राम है, अगर उसके साथ आपके लेन देन है, तो जैसे सन 2018 में हमने उसके साथ लेन देन किया था, तो पूरे साल में हमने उनके साथ हज़ारों बार, सैकड़ों बार ट्रांजेक्शन किए थे। अब 2019 में उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुए, 2020 में उनके साथ कुछ ट्रांजेक्शन हुए, और फिर वो बोलते हैं आकर कि आप अब एक काम कीजिए, मेरा पूरा बैलेंस बता दीजिए, जो भी लेन देन है आज वो हम ख़त्म कर देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2018 का पूरा जर्नल चेक करना पड़ेगा। 2019 में ट्रांजेक्शन हुए नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता, आपके अकाउंटेंट को नहीं पता, तो उसे 2019 भी पूरा देखना पड़ेगा, और 2020 का भी आधा साल आपको देखना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, टाइम और मेहनत दोनों नष्ट होंगे। अगर उसकी लेज़र बनाई होती तो हम क्या करते कि सीधे सीधे मिस्टर राम का अकाउंट की बुक निकालते और वहाँ हम चेक कर लेते, तो उसमें क्या होता है कि मेहनत हमको कम लगती। तो ये एक इसी प्रकार का लेज़र होता है, अकाउंट्स होते हैं अलग अलग। परिभाषा देकर रखिए आपको, J.R. बाटलीबाई के अनुसार खाता बही लेखा शास्त्र की प्रमुख पुस्तक होती है और इसी पुस्तक में समस्त व्यवहारिक व्यवहार अंततः यथास्थान संबंधित खातों में वर्गीकृत रूप में विधिवत दर्ज होते हैं। प्रोफेसर रोलंडो के अनुसार खाते की मुख्य पुस्तक खाता बही ही होती है, ठीक है। अब हम आगे इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं। खाता बही व्यवसाय की मुख्य अथवा प्रधान पुस्तक होती है। प्रत्येक प्रकार के खातों को उनकी प्रकृति के अनुसार उनके नाम के साथ नामों से खोला जाता है। प्रत्येक प्रकार के खातों को डेबिट तथा क्रेडिट किया जाता है और इसे खतौनी कहते हैं, जो हमारे प्रारंभिक लेखा पुस्तकों से की जाती है, यानी कि जर्नल से लेज़र करना, तो ये खतौनी कहलाती है, ठीक है। अब
उसके बाद जो है नकल बही खाता बही के प्रारंभिक पृष्ठों में एक अनुक्रमणिका होती है जिसमें प्रत्येक खर्च वर्ष संबंधित पृष्ठ संख्या लिख दी जाती है। जितने भी खर्च होते हैं एक अनुक्रमणिका जिसको हम बोलते हैं सारणी यानी कि इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स वहाँ पर होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक खातों के नाम के साथ उनकी पेज नंबर वहाँ लिख देते हैं ताकि हम जब भविष्य में कभी भी उस लेज़र को खोलें तो हमें आगे जाकर इंडेक्स में सिर्फ पेज नंबर देखना है और सीधा हमको वही पेज नंबर खोलना देता है। तो उससे क्या होता है टाइम और मेहनत दोनों की बचत यहाँ पर होती है। दोहरा रेखा प्रणाली के नियमानुसार प्रत्येक लेन देन में किसी एक खाते के डेबिट पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी खातों को डेबिट और क्रेडिट में लिखा जाता है। जैसे जर्नल के हमारे जो लेखे होते हैं उसे डेबिट और क्रेडिट में उसकी प्रकृति के अनुसार हमको डालना होता है। उसके बाद हम अंतर की बात करेंगे नकल बही और खाता बही में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेज़र। सबसे पहले लेखे का आधार। जर्नल जो होता है वो स्मारक बही की सहायता से बनता है, सीधे व्यवहारों का लेखा इसमें किया जाता है। मतलब क्या होता है जर्नल को हम डायरेक्टली जैसे हमने किसी को माल खरीदा बेचा जो भी है हम डायरेक्ट उसको जर्नल में लिख सकते हैं, या पहले हम स्मारक बही जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम बुक्स तो उसकी सहायता से हम जर्नल बना सकते हैं। लेकिन लेज़र जो होता है वो हमेशा जर्नल के सहायता से ही बनाया जाता है या सहायक पुस्तकों की सहायता से बनाया जा सकता है। नरेशन की बात करें, व्याख्या, तो जर्नल जब हम बनाते हैं तो नीचे नरेशन लिखते हैं जैसे कि माल बेचा तो गुड्स सोल्ड टू कैश, ऐसा करके हम उसमें नरेशन डालते हैं। लेकिन लेज़र में किसी भी प्रकार की व्याख्या नहीं लिखी जाती है। लेखा तिथि, जर्नल में क्या होता है कि हर एंट्री को अलग अलग डेट पर अलग अलग तिथि वार के हिसाब से उसको लिखा जाता है समस्त व्यवहार को। और लेज़र को क्या होता है कि साल के लास्ट डे बनाया जाता है तो इसमें तिथि क्रम अलग अलग लिखने की ज़रूरत, समूहबद्ध जो होती है वो अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। उपयोगिता, इसकी उपयोगिता विशेषकर सौदे के प्रारंभ में होती है। जर्नल की उपयोगिता क्या होती है, हमेशा सौदे के स्टार्टिंग में जब हमारे ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके स्टार्टिंग में जर्नल बनता है। और क्या होता है कि लेज़र जो होता है वो हमेशा लास्ट में बनाया जाता है जो हमारे परिणाम में सहायक होता है। परिणाम यानी कि जो हमारे प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं हम उसमें ये सहायक चीज़ होती है। उसके बाद पृष्ठांक की बात करें तो लेज़र जर्नल में पृष्ठांक लिखा जाता है, मतलब खाता बही का पृष्ठांक। जो लेज़र के जो नंबर होते हैं वो जर्नल में एलएफ का जो कॉलम होता है, जैसा कि मैंने आपको जर्नल में समझाया था कि 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो जो एलएफ का कॉलम है वहाँ पर क्या होता है कि उसके नंबर लिख दिए जाते हैं कि कौन सी लेज़र में इसको लिखा गया है, कौन से नंबर पर इसको लिखा गया है। इसी प्रकार से लेज़र में भी एक पृष्ठांक होता है जहाँ पर जर्नल के नंबर लिखे जाते हैं कि कौन से नंबर पर इसकी एंट्री हुई है। स्थायित्व, नकल बही अस्थायी लेखा होता है। जर्नल जो होती है वो अस्थायी है लेकिन जो लेज़र होती है वो स्थायी होती है। पुस्तक का प्रकार, जर्नल हमेशा प्रारंभ में की जाती है और लेज़र हमेशा लास्ट में की जाती है। प्रारूप, जर्नल में के लिए एक पक्ष तथा एक पक्ष और राशि के 2 पक्ष होते हैं। जर्नल में क्या होता है कि विवरण यानी कि पर्टिकुलर एक ही बनता है और अमाउंट के 2 कॉलम बनते हैं। और लेज़र में क्या होता है कि पर्टिकुलर के भी 2 कॉलम होते हैं और अमाउंट के भी 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट के रूप में होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी उपयोगिता की बात करते हैं। उपयोगिता में इसमें क्या होता है कि एक खाते से संबंधित सूचना की प्राप्ति हो जाती है। तो लेज़र की सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि हमें एक ही प्रकार के खाते का जो लेखा है, समस्त लेखा जो है वो एक ही जगह पर हमको मिल जाता है। बार बार हमको पेज पलटने की आवश्यकता
नहीं होती है। पूरे साल भर का जो भी ब्यौरा है, जो भी लेन देन है, या पूरे महीने का जो भी लेन देन है, वो हमको एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाता है। और जर्नल में क्या होता है कि एक डेट में हो सकता है कि एक व्यक्ति के साथ 10 ट्रांजेक्शन हो, तो वो 10 ट्रांजेक्शन अलग अलग दिखाई देंगे। हर महीने अगर हम 15 से 20 ट्रांजेक्शन कर रखे हैं हमने उसके अलग अलग डेट पर, तो वो सारे ट्रांजेक्शन हमको अलग अलग दिखाई देंगे। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी मोटी पुस्तक हो जाती है जर्नल की। उसके बाद है ऋण व ऋणदाता का ज्ञान। इस बही में व्यक्तिगत खातों को देखकर हम आसानी से हमारे डेटर्स और क्रेडिटर का की राशि, लेन देन की राशि को आराम से निकाल सकते हैं कि हमें कितना पेमेंट इसको किसी को देना है और कितना पेमेंट किसी से लेना है। गणितीय शुद्धता की जांच होती है। तो खाता बही तलपट के निर्माण के लिए संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जिसे खाता बही के लेखों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच आसानी से हो जाती है। मतलब क्या होता है कि लेज़र के माध्यम से हम तलपट जब बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं, तो वहाँ पर हमारे जो गणित संबंधी शुद्धता है, यानी कि जो कभी जोड़ गलत लग जाता है, कभी मतलब, और कभी उसका घटाना गलत हो जाता है, यानी कि बैलेंस गलत निकल गया, टोटल गलत लग गई, या हमने किसी अमाउंट को आगे पीछे लिख दिया। सपोज मान लो कि 1 लाख के अमाउंट में 1 जीरो कम कर दिया तो 10,000 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो गणित संबंधी शुद्धता की जाँच होती है वो आसानी से हमें आगे जाकर पता चल जाती है। आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। खाता बही में खोले गए विभिन्न खातों के आधार पर व्यापार खाता, लाभान्वित खाता और चिट्ठा बनाकर व्यापार की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन हम बिजनेस की ज्ञात कर सकते हैं। जब लेज़र हम बनाते हैं तो लेज़र के बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस पहले बनता है, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, लास्ट में बैलेंस शीट बनती है, जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन बताता है। और संपत्ति का ज्ञान हो जाता है। तो संपत्ति के खाते देखकर पता लगाया जा सकता है। लेज़र में जब हम असेट्स के अकाउंट अलग अलग बनाते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारी स्थिति उस समय क्या है और किस रूप में। दायित्व का ज्ञान हो जाता है कि हमें कितना भुगतान लोगों को करना है। शीघ्रता से पूर्ण सूचना हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, जर्नल की तरह अलग अलग बिखरे हुए अकाउंट्स नहीं होते हैं, सारे अकाउंट एक ही जगह होते हैं। तो हमें इसकी पूर्ण और शीघ्र जानकारी मिल जाएगी। आय व्यय का ज्ञान हो जाता है। आय व्यय के खातों में पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार का व्यय अधिक है और कौन से साधन आय से अधिक अथवा कम हो रहे हैं। तो ये कुछ इसकी महत्व है। अब मैं आपको इसका प्रारूप बता रहा हूँ, लेज़र और फॉर्मेट। तो जैसा कि मैंने बताया आपको इसमें कि डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डेबिट साइड होता है, और राइट हैंड साइड जो होता है इसका वो क्रेडिट साइड होता है। इसमें कैश अकाउंट जो हमने बनाया था उसके भांति अगर कैश अकाउंट होता है वो भी एक प्रकार का लेज़र ही होता है। तो इसमें डेबिट में रिसिप्ट्स होती है और क्रेडिट में पेमेंट होती है। और उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसी प्रकार से बनता है। तो इसके डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट में सारी इनकम आती है। तो ये हमारा परफॉर्मर है। पहले डेट का कॉलम आएगा, पर्टिकुलर आएगा, जेएफ आएगा, अमाउंट आएगा, फिर उसी प्रकार से डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, जेएफ और अमाउंट। तो डेट में तो जिस डेट को जिस ईयर में हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो लिखा जाएगा। पर्टिकुलर में हमने क्या माल खरीदा, बेचा, किसी को पेमेंट दिया, लिया, जो भी है वो लिखा जाएगा, विवरण जिसको हम बोलते हैं। जेएफ में जिस जनरल नंबर से इसको हमने उठाया है वो जनरल नंबर यहाँ लिखा जाएगा और अमाउंट यहाँ पर लिखी जाती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके नियम क्या है। संबंधित पक्ष में लेखा करना। नकल बही की प्रविष्टि में जो खाता डेबिट लिखा गया है उसके डेबिट पक्ष में तथा नकल बही में जो खाता क्रेडिट लिखा गया है उसके क्रेडिट पक्ष में इसकी खतौनी की जाती है। खतौनी मतलब इसका पोस्टिंग करना। तो अकाउंट्स जो डेबिट में हमने लिखे हैं, जैसे कि मान लो हमने किसी को माल बेचा तो एंट्री होती है कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि पैसा आया और माल गया। अब जब हम इसकी लेज़र बनाएंगे तो लेज़र में क्या होता है कि कैश अकाउंट डेबिट है, यानी कि हमारे पास पहले सेल्स अकाउंट बनाना है। सेल्स अकाउंट में से माल गया है या कैश अकाउंट पहले बनाना है हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट है। और जो अकाउंट्स हम बनाते हैं
उस अकाउंट में उसका नाम नहीं आता है। तो कैश अकाउंट में हम लिखेंगे टू सेल्स, क्योंकि पैसा हमारे पास आया है सेल्स के रूप में। और उसके बाद हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट में कि बाय कैश, हमारे पास से माल गया है कैश के रूप में। उसके बाद संबंधित खाते का नाम, जिस खाते में खतौनी की जा रही है उसमें उसी खाते का आना चाहिए, अभी तो दूसरे खाते का नाम लिखना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि जिस खाते में हम जिस खाते का को हम बनाते हैं उस खाते में उसका नाम नहीं आना चाहिए और हमेशा दूसरे खाते का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है टू तथा बाय। इसमें से और को का प्रयोग किया जाता है। डेबिट पक्ष में लेखा करते समय टू का प्रयोग करते हैं और क्रेडिट पक्ष में लेखा करते समय बाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में लिखते समय से और को का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठांकन, खतौनी करते समय पृष्ठांकन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमको जेएफ बनाना है उसमें पूरा लेखा हमको करना है कि कौन से जर्नल एंट्री का नाम हमने यहाँ पर, मतलब कौन से पेज से हमने इसको लिया है। तिथि और दिनांक यहाँ पर लिखना है, राशि भी लिखना है। संबंधित स्तंभ में दिनांक तथा राशि सही लिखनी चाहिए। उसके बाद अब ये एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं कि किस प्रकार से आपको एंट्री करना है। जैसे कि हमको अगर एक जर्नल दे दी है, जैसे कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, तो अब इसके दो अकाउंट्स हमारे बनेंगे अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले कैश अकाउंट बनाया, तो कैश अकाउंट डेबिट है तो यहाँ लिखेंगे हम टू कैपिटल 10,000 रुपये से, ये आ गया। उसके बाद जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बाय कैश करके क्रेडिट में चले आएगा। तो जो अकाउंट डेबिट होता है उसको डेबिट ही करेंगे, जो क्रेडिट होता है उसको क्रेडिट ही करना है। ठीक है, लेकिन उस अकाउंट्स में उसका नाम यहाँ पर नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से जब हमको एक से अधिक खाते बनाना हो, एक से अधिक अगर एंट्री दे दी गई हो, जैसे मोहन अकाउंट DR, सतीश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, तो दो एंट्री यहाँ पर कर दी कि दो लोगों को हमने माल बेचा है। ठीक है, तो किसी भी नाम के साथ अकाउंट शब्द का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, मोहन और सतीश का अकाउंट तो अलग अलग बनेगा क्योंकि दोनों को माल हमने बेचा है, तो दोनों के अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि अकाउंटिंग रूल के अनुसार जो पाता है वो डेबिट होता है, रिसीवर क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो क्या बाया उनने माल, तो टू सेल्स अकाउंट और टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे देखिए आप JF नंबर आएगा, वहाँ ऊपर LF नंबर आया था, दोनों अलग अलग होते हैं। तो 100 और 150 रुपये हमने यहाँ डाल दिए डेबिट में। और फिर सेल्स अकाउंट में क्या होगा, बाय सेल्स, बाय मोहन और बाय सतीश, ये अलग अलग हमने यहाँ पर कर दिया है। अब जब एक खाता डेबिट हो और एक से अधिक खाते क्रेडिट होंगे तो क्या एंट्री होगी, सेम, प्रेम से हमें पैसा प्राप्त हुआ है, डिस्काउंट भी मिला है, तो पैसा हमारे पास से गया और डिस्काउंट हमको मिला है इसलिए वो क्रेडिट हुआ है, और पैसा हमारे पास से गया इसलिए वो भी क्रेडिट हुआ है। प्रेम से पैसा मिला है तो पाने वाला डेबिट हो गया है। ठीक है, तो 1,000 रुपये प्रेम के अकाउंट में डेबिट हो गया है। ठीक है, और हमारे पास से कैश गई है तो वो क्रेडिट हो गई है, और डिस्काउंट हमको मिला है इसलिए वो भी क्रेडिट हो गया है। तो जब प्रेम का अकाउंट बनेगा तो वहाँ पर कैश और डिस्काउंट दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि वो उसके अकाउंट में डाले गए हैं। और हमारे पास से हमारी इनकम जो होती है, हम जब कैश हमारे पास से गई है या डिस्काउंट हमको मिला है तो वो बाय प्रेम, और दोनों में बाय प्रेम के नाम से वो आ जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग जो है इसके एग्ज़ाम्पल के सवाल आप करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो मेरा आप यूट्यूब चैनल पर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।